आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय इतिहास की राष्ट्रवादी व्याख्या। सर्वप्रथम पृष्ठभूमि के ऊपर हम विचार करेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का क्रम प्रारंभ हुआ। पहले वैश्विक संदर्भों में किस प्रकार यह प्रारंभ हुआ और उसके पश्चात भारत के संदर्भ में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किस तरह से प्रारंभ हुआ। राष्ट्र क्या है, उसकी क्या परिभाषा हो सकती है, राष्ट्रीय व्याख्या क्या है, इसको समझेंगे पृष्ठभूमि के अंतर्गत। फिर लेखन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, ये भी हम पृष्ठभूमि के अंतर्गत देखेंगे। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की व्याख्या, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं, किन मान्यताओं पर आधारित होकर इन राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों ने अपना लेखन किया, बिंदुवार इस पर चर्चा करेंगे। फिर राष्ट्रवादी इतिहास लेखक, उनकी रचनाएं तथा उन्होंने क्या लिखा, इस पर विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। सभी प्रमुख राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में मूल्यांकन की महत्वपूर्ण बिंदु पर बात होगी। महत्वपूर्ण विचारकों के विचारों के साथ समापन करेंगे इस व्याख्यान का। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास की राष्ट्रवादी व्याख्या पृष्ठभूमि में देख लेते हैं। पुनर्जागरण काल में यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था। राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय इसके साथ यूरोप में प्रारंभ हुआ। आधुनिक युग में 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रीयता और राष्ट्र की परिभाषा में परिष्करण तथा परिवर्तन के साथ इतिहास लेखन भी प्रभावित और परिवर्तित हुआ। 19वीं सदी में जब राष्ट्र की परिभाषा बदल रही थी, विचार बदल रहे थे, राष्ट्र के विषय में अवधारणा बदल रही थी, तो उसी के साथ इतिहास लेखन भी इससे प्रभावित हुआ और राष्ट्रीयता की भावना से, आधुनिक राष्ट्रीयता की भावना से कहना चाहिए, उससे प्रभावित होकर इतिहास लेखन का क्रम प्रारंभ होता है। इस काल में जो राष्ट्र की परिभाषा की हम बात कर रहे हैं, वो क्या परिभाषा थी, आपके समझने के लिए आधुनिक युग की स्थापित मान्यता अनुसार एक भौगोलिक क्षेत्र, एक नस्ल, एक भाषा, एक धर्म, एक रंग, एक सभ्यता अथवा ऐसा ही कोई एकता में बांधने वाला तत्व विद्यमान हो तो उसे एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। इस तरह की धारणा यूरोप में प्रारंभ हुई। यहाँ पर रंग से अर्थ त्वचा के रंग से है। तो आधुनिक युग की स्थापित मान्यता के अनुसार ये परिभाषा तय हुई कि एक भौगोलिक क्षेत्र हो अथवा एक धर्म। भौगोलिक क्षेत्र तो हो ही, तभी तो एक राष्ट्र होगा। उसके साथ या तो बांधने वाला तत्व धर्म हो सकता है, त्वचा का रंग हो सकता है, कोई एक सभ्यता हो सकती है, या ऐसा ही कोई अन्य तत्व हो सकता है, उसे ही राष्ट्र का दर्जा दिया जाने लगा। इतिहास की राष्ट्रीय व्याख्या से क्या अर्थ है? ऐसा इतिहास लेखन जो राष्ट्र के गौरव में वृद्धि करने वाला हो, राष्ट्र की उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता को दर्शाने वाला हो, अपने राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं के उज्ज्वल पक्ष का उद्घाटन सतर्क तर्क के साथ, सप्रमाण प्रमाणों के साथ करने वाला हो। ऐसा लेखन जो होता है उसे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन या इतिहास की राष्ट्रवादी व्याख्या कहा जाता है या ये कहलाता है। आपको स्पष्ट हो गया होगा। राष्ट्रीय गौरव को बताने वाला हो, अपनी अच्छाइयों को, श्रेष्ठता को, उत्कृष्टता को बताने वाला हो, और इसके साथ साथ इसमें छिपा हुआ जो अर्थ ये भी है कि जो बुराइयां हो सकती हैं देश की, उनको छिपाने का भी प्रयास ये इतिहासकार करते हैं। अच्छाइयों को बताने का और बुराइयों को छिपाने का प्रयास किया जाता है। अर्थ यही कि अपने राष्ट्र के गौरव को वृद्धि करने वाले तत्वों की अधिक से अधिक व्याख्या या उसको बढ़ा चढ़ाकर ये इतिहासकार लिखते हैं। भारतीय संदर्भ में देख लेते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किस प्रकार हुआ या व्याख्या किस प्रकार से शुरू हुई। यूरोप में हमने चर्चा की थी किस प्रकार से राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो रहा था और राष्ट्र की परिभाषा परिवर्तित हुई। यूरोप में हमने देखा कि जर्मनी और इटली का एकीकरण इसी राष्ट्रवादी भावना से प्रभावित होकर हुआ
और वहाँ पर इस तरह का लेखन जो हमने अभी चर्चा की, उस तरह का लेखन, राष्ट्र गौरव को वृद्धि करने वाले तत्व, इनकी व्याख्या शुरू हुई। अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ बताने का प्रयास ऐसा लेखन इतिहासकारों ने किया। भारतीय संदर्भ में भी ये क्रम प्रारंभ हुआ। इतिहास की राष्ट्रवादी व्याख्या के पूर्व हमारे यहाँ कुछ परिस्थिति अलग थी। हमारे यहाँ जब राष्ट्रवादी इतिहास लेखन प्रारंभ होता है, उसके पहले यहाँ इतिहास लेखन जो हो रहा था वो था साम्राज्यवादी इतिहास लेखन जो अंग्रेज कर रहे थे। इस पर इसके ठीक पूर्व वीडियो में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन से अर्थ यह है कि अंग्रेजों ने जो साम्राज्य भारत में स्थापित किया था उसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए, भारतीयों को निकृष्ट बताने के लिए, हमारी सभ्यता और संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए ये लेखन हो रहा था। और ये आवश्यक बताया जा रहा था कि अंग्रेजों का शासन भारत में आवश्यक है, तभी भारत की उन्नति हो सकती है। ये साम्राज्यवादी इतिहास लेखन था। उसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमारे यहाँ राष्ट्रीय इतिहास लेखन का प्रारंभ होता है। तो ये अंतर था यूरोप और भारत के संदर्भ में कि भारत में साम्राज्यवादी जो इतिहास लेखन था, उपनिवेशवादी जो इतिहास लेखन था, अंग्रेज जो इतिहास लिख रहे थे जिसमें वो हमारी सभ्यता और संस्कृति की तौहीन कर रहे थे, कमज़ोर बता रहे थे और अपनी सभ्यता और संस्कृति को उच्च बता रहे थे, और ये कह रहे थे कि अंग्रेज़ों का शासन भारत के लिए उपयुक्त है, तभी भारत आगे बढ़ सकता है। इसके विरोध के फलस्वरूप भारतीय इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का प्रारंभ हुआ। राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों ने राष्ट्र गौरव से प्रेरित होकर राष्ट्रीय श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता का लेखन प्रमाणों और तर्कों सहित करना प्रारंभ किया तथा साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों द्वारा स्थापित मान्यताओं और विचारों का खंडन किया, उसका जवाब दिया। अब हम देखते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किस प्रकार भारत में प्रारंभ हुआ। भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों या कह सकते हैं 2.5 दशकों में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण काल था। इस काल में लाला लाजपत राय, A.C. मजूमदार, R.G. प्रधान, पट्टाभी सीतारमैया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, V.D. सावरकर, C.F. एंड्रयूज़, गिरिजा मुखर्जी आदि के द्वारा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन प्रारंभ किया गया। राष्ट्रवादियों के इस लेखन कार्य को G.S. सरदेसाई, जदुनाथ सरकार, सुलेमान दवी, G.S. ओझा, K.P. पद्मनाभ मेनन, C.S. श्रीनिवासाचारी, K.M. पनिक्कर, D.R. भंडारकर, K.P. जायसवाल एवं A.S. अल्तेकर आदि इतिहासकारों ने आगे बढ़ाया। स्वाधीनता के पश्चात भी ये लेखन चलता रहा। सतीश चंद्र के अनुसार 19वीं सदी के आखिरी 2.5 दशकों में राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास ने भारतीय इतिहासकारों के इतिहास लेखन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। इन इतिहासकारों ने ब्रिटिश इतिहासकारों के बहुत से अस्पष्ट रवैये विरुद्ध प्रतिक्रिया, जो रवैया था उनका, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारतीय संस्कृति की अद्वितीयता और प्राचीनता एवं स्वतंत्र अस्तित्व पर विस्तार से लिखकर भारत को गर्व का अनुभव कराया। E.H. डांस भी लिखते हैं, इतना तो स्पष्ट सिद्ध होता है कि चाहे सही हो या गलत, सभी राष्ट्र घटनाओं को अपने ही ढंग से देखने के अभ्यासी हैं और उनकी पुस्तकें इतिहास की, विशेषकर स्कूली पाठ्य पुस्तकें, इसी दोष से युक्त हैं। सभी देशों के लोगों में अपने सभी युद्धों में अपने राष्ट्र के शौर्य का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। E.H. डांस इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि सभी देशों में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन होता है और अपने देश के गौरव को या उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास ये करते हैं। ये बात सही है। डॉक्टर रामशरण शर्मा राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों के विषय में उन्होंने लिखा है कि वह एक ओर उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत के अतीत की छवि को धूमिल किए जाने से चिढ़े हुए थे, तो दूसरी ओर भारत के पतनोन्मुख सामंती समाज और इंग्लैंड के फलते फूलते पूंजीवादी समाज के बीच घोर वैमनस्य को देखकर दुखी भी थे। रामशरण शर्मा इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो कुछ अंग्रेज इतिहासकार लिख रहे थे उससे दुखी थे भारतीय,
जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखक थे, और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ही फिर ये लेखन प्रारंभ हुआ था। तो आइए अब देख लेते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन अथवा व्याख्या की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं, कौन सी मान्यताएं थीं जिनके आधार पर इन लोगों ने, राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों ने, इतिहास की व्याख्या की या लेखन किया। बिंदुवार देखेंगे। पहला है भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम। इन इतिहास लेखकों ने देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर लेखन प्रारंभ किया। मातृभूमि के प्रति प्रेम, भारतीयों के विषय में आप भी भारतीय हैं, जानते होंगे स्पष्ट रूप से कि हम भारतीय अपने देश को माता पुकारते हैं। तो मातृभूमि के प्रति प्रेम, माता के रूप में देश को देखना और उससे प्रेम करना, इस भावना से अभिभूत होकर इन लोगों ने लेखन किया। तीसरी बात थी परंपराओं, मान्यताओं एवं भाषाओं की प्रशंसा। जो भारतीय परंपराएं थीं, मान्यताएं थीं, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आप सभी इनसे परिचित हैं। इन सभी भाषाओं, हमारी मान्यताओं और परंपराओं, रीतियों और नीतियों की प्रशंसा इन्होंने करनी प्रारंभ की। राष्ट्रीय गौरव का उल्लेख किया, खोज कर राष्ट्रीय गौरव के जो तत्व थे, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल तक, उसका उल्लेख इन इतिहासकारों ने किया। भारतीय सम्राटों, प्रशासन एवं नीतियों की प्रशंसा की। जो प्रमुख सम्राट हैं प्राचीन काल से लेकर, चाहे विक्रमादित्य हों, अशोक हों, समुद्रगुप्त हों, या मध्यकाल में अकबर हों, हर्षवर्धन हों, इस तरह के जितने भी प्रसिद्ध सम्राट थे, उन सम्राटों की प्रशंसा इन्होंने की। उनके प्रशासन के विषय में इन्होंने लेख लिखे एवं उनकी नीतियों की तारीफ इन्होंने की। क्षेत्रों अथवा राज्यों की विजय का भी उल्लेख किया। जो क्षेत्रीय राज्य थे, प्रांतीय राज्य थे, उन राज्यों के विजय का भी इन्होंने विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। किस तरह से अन्य क्षेत्रों को इन्होंने जीता, इसका भी उल्लेख इन्होंने किया। नकारात्मक तथ्यों अथवा पतन की उपेक्षा की। जैसे कि हमने चर्चा की थी, जो भी नकारात्मक तथ्य निकलकर इनके समक्ष आते थे इतिहास लेखन के समय, और जहाँ पर भारतीय राजाओं का या समाज के पतन की बातें थीं, उनका इन्होंने उल्लेख नहीं के बराबर किया या नहीं ही किया। तो ये भी एक विशेषता या मान्यता इनकी थी। राष्ट्रीय एकता के तत्वों को इन्होंने प्रोत्साहित किया, बढ़ा चढ़ा कर लिखा, और आधुनिक काल में इसको प्रोत्साहित भी किया कि भारत एक रहे, एकता के तत्व प्रोत्साहित हों, ऐसा लेखन इन्होंने किया। साम्राज्यवादी लेखकों के विचारों का इन्होंने खंडन किया। जैसा कि हमने चर्चा की थी, राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों के लेखन का प्रारंभ ही या उसकी प्रेरणा ही यही रही थी कि ये जो अंग्रेज लेखक थे, वो भारतीय इतिहास की, हमारी परंपरा, मान्यताओं की, हमारे धर्म की, सामाजिक मान्यताओं की ये उपेक्षा कर रहे थे और उसके खिलाफ लिख रहे थे, आलोचना कर रहे थे, कटु आलोचना कर रहे थे। उसके विरोध के फलस्वरूप या प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों ने कलम उठाया था। तो स्वाभाविक है उनके जो भी विचार थे, उनका सतर्क इन्होंने खंडन प्रारंभ किया। राष्ट्रहित को इन्होंने महत्व दिया। भारत देश के हित में क्या है, उसका लेखन इन्होंने किया। उसके महत्व को ध्यान में रखकर लेखन कार्य इनके द्वारा किया गया। राष्ट्र नायकों का गुणगान किया, जो भी थे आधुनिक काल तक भी, प्राचीन काल से लेकर, चाहे विक्रमादित्य हों, समुद्रगुप्त हों, अशोक हों, या चंद्रगुप्त मौर्य हों, या चाणक्य हों, या जितने भी विद्वान हुए उनका भी, मध्यकाल में अकबर का, जो भी राष्ट्रीय शासक हुए या राष्ट्र को बढ़ाने वाले तत्व जो उन्होंने किए, उन सब का इन्होंने गुणगान किया, उनकी विस्तृत चर्चा इन्होंने की। राष्ट्रीयता को भावनात्मक आधार देने का कार्य इन्होंने किया। स्वाभाविक रूप से भावनाएं राष्ट्र के प्रति, जैसे राष्ट्र को माता कहना, वास्तव में कोई माता होती तो है नहीं, किंतु हम राष्ट्र को माँ के स्वरूप में मानते हैं। सर्वाधिक पूजनीय माताएं हमारे लिए होती हैं। तो उस रूप में राष्ट्र को देखना और भावनात्मक आधार इस तरह से देने का प्रयास इन लेखकों के द्वारा किया गया। प्राकृतिक भौगोलिक वातावरण की इन्होंने प्रशंसा की। जो प्राकृतिक स्थितियां हैं, चाहे कश्मीर की हों, हमारे यहाँ की नदियाँ हों, पहाड़ हों, तो भौगोलिक स्थिति या प्राकृतिक स्थिति जो उत्कृष्ट स्थिति है, उसको बताने का प्रयास किया गया। बरसात में किस तरह से पानी
का प्रवाह होता है, नदियाँ किस तरह से बहती हैं, इन सब का उल्लेख भी इन्होंने इतिहास लेखन के साथ साथ किया। तो प्राकृतिक और भौगोलिक वातावरण की इन्होंने प्रशंसा की। हमारे देश के केंद्रीय तत्वों पर इन्होंने जोर दिया, जो देश को बांधने वाले तत्व थे उन पर इन्होंने जोर देकर लेखन किया। क्षेत्रीयता की इन्होंने उपेक्षा की। स्वाभाविक है, राष्ट्रवाद के विरोध में क्षेत्रीयता आ खड़ा होता है। जब हम क्षेत्र को अधिक महत्व देते हैं तो राष्ट्रीयता कमज़ोर होती है। इस बात को ये बखूबी जानते थे। उसके आधार पर इन्होंने लेखन किया। राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार हेतु लेखन किया कि देश की स्थितियाँ सुधरें, ये भी इनका लक्ष्य था। प्राचीन इतिहास में भारतीय गौरव की खोज इन्होंने की। प्राचीन भारत में इन्होंने भारतीय गौरव को बताया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सद्भावना को इन्होंने खोजा, क्योंकि अंग्रेज इतिहासकारों ने मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ावा दिया था, सांप्रदायिकता के साथ उन्होंने लेखन किया था। तो मध्यकाल में इन इतिहासकारों ने सद्भावना को खोजा, कहाँ कहाँ समन्वय हुआ। अकबर के बारे में लिखा। मध्यकालीन जो संत थे, सूफी संत थे या भारत के संत थे, किस प्रकार से उन्होंने एकता स्थापित की, समानता स्थापित की, सद्भाव स्थापित किया, इन पर इन्होंने जोर देकर लेखन किया। और आधुनिक भारत में राष्ट्रीयता का उद्घोष इन्होंने करना शुरू किया कि 1857 में जो घटना घटी थी उसको राष्ट्रीय क्रांति ये इन्होंने बताया, स्वतंत्रता संग्राम बताया गया। इस तरह का लेखन प्रारंभ हुआ। तो आधुनिक काल में राष्ट्रीयता को इन्होंने उसका उद्घोष किया, बताया कि भारत में राष्ट्रीयता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रवादी इतिहास लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन हैं, कौन प्रमुख लेखक हैं। पहला, दादा भाई नौरोजी। ग्रंथ इन्होंने लिखा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की प्रमुख कृति थी। इन्होंने धन निर्गम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस प्रकार से भारत से धन इंग्लैंड की ओर प्रवाहित हो रहा है, किस तरह से जा रहा है। तो धन निर्गम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे। प्रति व्यक्ति आय को इन्होंने बताया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय सन 1867-68 में 20 रुपये प्रति वर्ष था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति थी। यह इन्होंने अंग्रेजों द्वारा संधारित दस्तावेजों और उनके लेखों से ही यह निष्कर्ष रिसर्च करके उन्होंने निकाला था। तो इस तरह से भारतीय दरिद्रता को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अंग्रेजों के वेतन भत्ते तथा ऋण के ब्याज में अत्यधिक धन का व्यय होता है, इसको उन्होंने बताया अपने ग्रंथ में। वेतन भत्तों में कितना पैसा जाता है और सार्वजनिक ऋण के ब्याज में और उसकी अदायगी में कितना खर्च होता है, ये इन्होंने बताया कि इस कारण भारत गरीब हो रहा है। अंग्रेजों की आर्थिक लूट का भी इन्होंने स्पष्टीकरण किया। प्रतिवर्ष 300 से 400 लाख पाउंड की राशि इंग्लैंड की ओर प्रवाहित हो रही थी, जा रहा था। किस प्रकार से जा रहा था इसका इन्होंने उल्लेख किया। इनके पश्चात लाला लाजपत राय, दुखी भारत या अनहैप्पी इंडिया के नाम से अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ। यंग इंडिया, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, किस तरह से ऋण भारत पर चढ़ रहा है अंग्रेजों के कारण। तो बहुत उत्कृष्ट राष्ट्रवादी लेखन इनके द्वारा किया गया। अनहैप्पी इंडिया या दुखी भारत, लाला लाजपत राय ने इस ग्रंथ की लंबी भूमिका, 33 पेज की लगभग भूमिका है, यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मातृभूमि के विषय में जो दुष्प्रचार एवं त्रुटिपूर्ण बातें पूर्व में लिखी गई, उनका प्रतिवाद करने के लिए ही उनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा जा रहा है। विशेषकर उन्होंने कैथरीन मेयो द्वारा रचित मदर इंडिया में जिस तरह से तौहीन हमारे देश की परंपराओं और स्थितियों की उसने की थी, उसकी जो त्रुटिपूर्ण और विकृत बातें थीं, उनका इन्होंने जवाब या प्रतिवाद करने के लिए ही उन्होंने ये ग्रंथ लिखना शुरू किया था। मातृभूमि, हमारी सांस्कृतिक स्थितियाँ, परंपराएं, मान्यताएं आदि के बारे में जो कुछ भी त्रुटिपूर्ण बातें अन्य लेखकों के द्वारा भी लिखी गई थी, उनका जवाब लाला लाजपत राय ने अपने इस ग्रंथ में दिया। यंग इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इन ग्रंथों में लाला लाजपत राय ने भारत के राजनीतिक भविष्य, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की श्रेष्ठता तथा राष्ट्रीय गौरव के विषय में लेखन किया। इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, लाला लाजपत राय ने इस ग्रंथ में भारत की वास्तविक आर्थिक स्थिति और अंग्रेजों की धूर्ततापूर्ण आर्थिक नीति के विषय में विवेचन किया है। वी डी सावरकर,
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस ग्रंथ में वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहकर संबोधित किया, जिसे अंग्रेज सिपाही विद्रोह कहा करते थे। सावरकर के द्वारा राष्ट्रीय गौरव और हिंदुत्व के उत्थान के लिए व्यापक और महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। R.C. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 2 भागों में प्रकाशित आर्थिक इतिहास विषयक ग्रंथ है। 1757 से 1837 ईस्वी तक के भारत के आर्थिक इतिहास को प्रथम भाग में प्रस्तुत किया गया और शेष द्वितीय भाग में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक स्थिति का वर्णन इन्होंने किया। भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति का विवरण इनके द्वारा दिया गया। उन्होंने लिखा कि आज की तिथि में संसार में किसी भी सभ्य देश में ऐसी गरीबी नहीं है जैसा कि भारतीय जनता की है। आर्थिक लूट का इन्होंने विवरण दिया। इंग्लैंड की औद्योगिक नीति भारतीय उद्योगों को हतोत्साहित करने वाली थी तथा इंग्लैंड के उत्पादकों को लाभ पहुंचाने वाली थी। लगान की दरों में अभूतपूर्व वृद्धि की गई। 1764 में बंगाल से 8,17,553 पाउंड की राशि लगान के रूप में ली गई। 30 वर्षों में यह बढ़कर 26,80,000 पाउंड तक पहुंच गया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्थिक लूट या लगान में किस प्रकार से वृद्धि हो रही थी। बंगाल के बुनकरों की दशा का इन्होंने विवरण दिया कि अंग्रेज उन पर किस प्रकार से अत्याचार कर रहे थे। अभूतपूर्व अत्याचार इन पर हो रहा था। बाजार भाव से कम कीमतों पर कंपनी के लिए कपड़ों की आपूर्ति इन्हें करनी पड़ती थी। यदि ये नहीं करते थे तो उनका अंगूठा काट लिया जाता था ताकि वो बुनाई का कार्य कभी ना कर सकें। तो अत्यंत दयनीय स्थिति का सामना उन्हें करना पड़ा। इसका विवरण इन्होंने दिया। धन के निर्गम की भी इन्होंने चर्चा की कि अंग्रेजों के वेतन और भत्ते के रूप में अत्यधिक धन इंग्लैंड की ओर किस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है। किसानों को किस प्रकार से अत्यधिक लगान देना पड़ रहा है। उद्योग धंधों के विनाश भारतीय गरीबी के प्रमुख कारण थे, ये इन्होंने उल्लेख किया। अगले राष्ट्रवादी इतिहास लेखक थे सुंदरलाल। भारत में अंग्रेजी राज शीर्षक से 2 भागों में पुस्तक का प्रकाशन इन्होंने किया। भारतीय इतिहास और अर्थशास्त्र के गौरव ग्रंथ के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया। 18 मार्च 1929 को प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। 22 मार्च को पुस्तक को जब्त करने का आदेश अंग्रेज सरकार के द्वारा दिया गया, किंतु तब तक 1700 प्रतियाँ 1700 प्रतियाँ ग्राहकों तक पहुँचा दी गई थीं। यह ग्रंथ बहुत लोकप्रिय हुआ। 1937 में पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। इस पर भी स्वाभाविक प्रतिबंध लगाया जाता। 10,000 प्रतियाँ इसकी निकाल कर वितरित कर दी गईं और इसकी कीमत भी बहुत कम रखी गई। ये बहुत 1960 में इसका तीसरा संस्करण भी आज़ादी के बाद प्रकाशित हुआ। पुस्तक का प्रारंभ और हम उपशीर्षक के साथ होता है। प्रारंभ, हम और हमारी स्थिति के बारे में उन्होंने लिखा। इसमें इंग्लैंड और भारत की स्थिति का उन्होंने विवरण दिया। इस प्रकार पराधीनता के 125 साल में एक सशक्त आर्थिक स्थिति से निकलकर भारत किस तरह से निर्बल, अवनत और दरिद्र देशों की पंक्ति में पहुंच गया, इसको इन्होंने स्पष्ट किया है। 17वीं और 19वीं शताब्दी के भारत की तुलनात्मक स्थिति उन्होंने बताई। 17वीं शताब्दी में किस प्रकार भारत के चारों ओर से सोना भारत में एकत्र होता था और जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। और फ्रांसीसी यात्री बर्नियर का विवरण भी अपने साक्ष्य के रूप में उन्होंने बताया। बर्नियर भी यही उल्लेख करता है। 19वीं शताब्दी की स्थिति के बारे में बताता है कि भारत की दुर्दशा किस प्रकार थी। 10 करोड़ मनुष्यों को 2 समय का भोजन भी प्राप्त नहीं होता। ये उन्होंने स्थितियां बताई। 19वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में कैसा अंतर था और ये किस कारण हुआ, अंग्रेजों के कारण हुआ, ये भी इन्होंने स्पष्ट किया। राष्ट्रीय गौरव में वृद्धि करना तथा भारतीयों को हीन भावना से बाहर निकालने में इनकी लेखन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। D.R. भंडारकर, देवदत्त, रामकृष्ण भंडारकर ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं पर कई कृतियों का सृजन किया तथा यह स्पष्ट किया कि प्राचीन काल में भी भारत में राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्थाएं बखूबी कार्य करती थीं। भंडारकर ने अशोक के मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा। महत्वपूर्ण कार्य था इनका। 650 ईस्वी से 320 ईस्वी पूर्व तक का प्राचीन भारतीय इतिहास इनके द्वारा लिखा गया। भारतीय मुद्रा शास्त्र के ऊपर भी इन्होंने ग्रंथ लिखा। भारतीय गौरव के स्पष्टीकरण में इनका प्रमुख योगदान रहा। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।
काशी प्रसाद जायसवाल ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। अंग्रेजों को यह विश्वास था कि ये इंडिया हाउस के क्रांतिकारियों से मिले हुए थे। इस कारण प्रतिभा संपन्न होने के उपरांत भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्हें कार्य नहीं दिया गया। इस कारण से इन्होंने वकालत का कार्य किया। कोलकाता और पटना के उच्च न्यायालय में इन्होंने वकालत की। उत्कृष्ट भारतीय सभ्यता का इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। प्राचीन भारतीय सभ्यता किसी भी स्थिति में यूरोपीय सभ्यता से कमतर नहीं थी। इस हेतु उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए तथा अनेक कृतियों का सृजन किया। पश्चिमी विद्वानों के आक्षेपों का बखूबी उत्तर इन्होंने दिया तथा उत्कृष्ट भारतीय सभ्यता का उद्घाटन किया। हिंदू पॉलिटी नाम का ग्रंथ इनकी यह कृति राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इन्होंने इस ग्रंथ में यह बताने का प्रयास किया कि प्राचीन भारत में गणराज्य थे एवं संवैधानिक राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। प्राचीन भारत में ऐसी संस्थाएं थीं जिन्हें हम संसद का प्रतिरूप मान सकते हैं। वस्तुतः उन्होंने पश्चिमी जगत के शासन प्रणाली के अभिमान को चुनौती दी थी। यद्यपि कुछ विद्वान इनके विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण भी मानते हैं और कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण है भी, किंतु राष्ट्रवादी होने के नाते साम्राज्यवादियों को इन्होंने करारा जवाब दिया। बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी में ये रहे। इस सोसाइटी के माध्यम से जायसवाल ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया, प्राचीन इतिहास की खोज की एवं लेखन में भी इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यूनानियों से मुक्ति का विवरण इन्होंने दिया। सिकंदर और पोरस के युद्ध का, पश्चिमोत्तर प्रांत से यूनानियों को किस प्रकार से चंद्रगुप्त ने पराजित कर भारत से बाहर निकाला, इसका विस्तृत ब्यौरा, बढ़ा चढ़ाकर ब्यौरा कह सकते हैं, उन्होंने दिया ताकि भारतीय गौरव स्पष्ट हो सके। शकों एवं कुषाणों से मुक्ति का विवरण भी इन्होंने दिया। शकों एवं कुषाणों जैसी विदेशी ताकतों से भारत को मुक्त कराने में भारशिव नाग वंश ने किस प्रकार की भूमिका निभाई, इसका विस्तृत ब्यौरा इन्होंने लिखा। इसके बाद हम देखेंगे इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री। बहुत सारे इतिहासकार इसमें थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर ताराचंद इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री के प्रवर्तकों में अग्रणी थे। इनकी प्रमुख रचना इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर तथा हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो कई खंडों में प्रकाशित हुई, उनकी प्रमुख कृति थी। इन ग्रंथों में इनके द्वारा राष्ट्रवादी विचारों को प्रधानता दी गई। स्वाधीनता पश्चात आधुनिक भारत के इतिहास लेखन की जिम्मेदारी 1955 में इन्हें दी गई थी। पहले आर.सी. मजूमदार को दिया गया, किंतु उनके लेखन को स्वीकार न करते हुए सरकार ने इनको ये जिम्मेदारी दी। इन्होंने विस्तारपूर्वक इतिहास लेखन का कार्य किया। विशेषकर राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में इन्होंने लिखा। 1857 की घटना को ताराचंद ने राष्ट्रीय विप्लव की संज्ञा दी। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन भारतीयों ने किया, ऐसा इन्होंने बताया। पृथक निर्वाचन पद्धति हेतु अंग्रेजों को इन्होंने दोषी ठहराया, उनके दोषों को गिनाया तथा उनको जिम्मेदार बताया। पृथक निर्वाचन पद्धति जो लागू की गई थी, धर्म के आधार पर जाति का आधार भी देने का उसको प्रयास किया गया था, उसको इन्होंने कटु आलोचना की। फूट डालो और शासन करो की अंग्रेजों की नीति की इन्होंने आलोचना की। अपने इतिहास में इसका उल्लेख किया। जिन्ना तथा इकबाल के राष्ट्र विरोधी, सांप्रदायिक तथा विभाजनकारी नीतियों की इनके द्वारा निंदा की गई। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ये इनकी प्रमुख रचना थी। इसमें इन्होंने राष्ट्रवादी लेखन किया। बेनी प्रसाद ने जहांगीर लिखा, एकता के तत्व वहाँ खोजे। बनारसी प्रसाद सक्सेना ने शाहजहां नाम का ग्रंथ लिखा, वहाँ भी एकता के तत्व इन्होंने बताए, राष्ट्रीयवादी लेखन किया। इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने निम्न प्रमुख कार्य किया। मध्यकाल में धार्मिक सहिष्णुता के तथ्य खोजे और उनका स्पष्टीकरण किया। मध्यकालीन सांप्रदायिक सद्भाव के साक्ष्य उन्होंने दिए। समन्वित संस्कृति के उदाहरण, हिंदू मुस्लिम एकता के उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए। मुस्लिम शासकों के धार्मिक सहिष्णुता के दृष्टांत उन्होंने निकाले, बताए, विशेषकर अकबर के बारे में, और अन्य शासकों ने भी किस प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, इसका इन्होंने उल्लेख किया। सांप्रदायिक दृष्टि से इतिहास लेखकों के तर्कों का खंडन इन्होंने किया। जो सांप्रदायिक दृष्टि से इतिहास लिखा गया था, उन लेखकों के तर्कों और प्रमाणों का खंडन इनके द्वारा किया गया। तो इस तरह से इलाहाबाद स्कूल के जो इतिहास लेखक थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आर.सी. मजूमदार भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय सरकार के द्वारा 1952 में भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास लिखने का दायित्व
डॉक्टर आर.सी. मजूमदार को सौंपा गया। वे इस योजना के निदेशक बनाए गए, किंतु इनके द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया तत्कालीन सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। सरकार ने ये माना कि बंगाल को अधिक महत्व दिया जा रहा है। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र तो बंगाल ही हो गया। इन्होंने कांग्रेस को अधिक महत्व नहीं दिया था। सरकार कांग्रेस की थी और उन्होंने फिर इनको अस्वीकृत किया और 1955 में इस योजना से इनको पृथक कर दिया गया। ये गांधी जी के भी कटु आलोचक थे, बहुत जगह इन्होंने उनकी आलोचना की थी। ये सब कारण थे जिनके कारण सरकार ने इनके लेखन को स्वीकार नहीं किया और ताराचंद को 1955 में इसका भार सौंपा गया। मजूमदार ने अपने ग्रंथ को स्वयं पूर्ण किया और इसका प्रकाशन कराया। कुछ साथियों के साथ मिलकर के भी इन्होंने आधुनिक भारतीय इतिहास का लेखन किया। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल ये इनकी प्रमुख रचना थी। यह ग्रंथ 11 भागों में संकलित है। इसकी रचना 26 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद किया गया। ये भारत के प्रारंभ से लेकर 1947 तक की घटनाओं का विवरण है। इस ग्रंथ में इनके द्वारा भारतीय संस्कृति, सभ्यता, मान्यताओं, परंपराओं, कलाओं आदि के विषय में गौरवपूर्ण व्याख्या की गई है तथा भारतीय संस्कृति के गौरव को उद्घाटित किया गया है। एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस ग्रंथ में भी इन्होंने अंग्रेजों की नीतियों की तथा उनकी कमियों की चर्चा की है तथा भारतीय स्थिति का स्पष्टीकरण भी किया है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया आर.सी. मजूमदार की प्रमुख कृति है, जिसमें राष्ट्रवादी विचारों का अतिरेक देखा जा सकता है। हिंदू मुस्लिम परस्पर दो विरोधी कौम हैं, इन्होंने लिखा, तथा मुसलमानों ने भारतीय राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ने का कभी प्रयास नहीं किया। अपनी अलग पहचान, अपनी विशिष्टता बचाए रखने के साथ ही ये राजनीति में रहे। अपने धर्म की जो विशेषता थी, पृथकता थी, उसको ये हमेशा बचा कर रखना चाहते थे और इसी कारण इन्होंने बताया कि भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में कभी सम्मिलित नहीं हो सके। इनके द्वारा महात्मा गांधी की कई स्थलों पर आलोचना की गई तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इनके द्वारा राष्ट्रीयता के जनक के रूप में स्वीकार किया गया। संभवतः यही कारण था या यही कुछ कारण थे जिनके कारण तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इनके लेखन को स्वीकार किया और ताराचंद को ये कार्य सौंप दिया। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की इनके द्वारा आलोचना की गई तथा भारतीय दरिद्रता के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया गया। ए.सी. मजूमदार की कृति इंडियन नेशनल एवोल्यूशन, इस ग्रंथ में इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारणों तथा परिस्थितियों की व्याख्या की गई। राष्ट्रीय कांग्रेस की उदय की परिस्थितियों की भी इनके द्वारा विवेचना की गई। यह भी महत्वपूर्ण ग्रंथ था राष्ट्रीयता को जागृत करने में। सी.वी. चिंतामणि, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस द म्यूटिनी, 1857 की घटना से लेकर तत्कालीन समय तक राजनीतिक घटनाओं का विवरण इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। राष्ट्रीय जागरण में इस ग्रंथ की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अ नेशन इन द मेकिंग, इस ग्रंथ का भारत के राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य एवं आर्कटिक होम ऑफ द वेदास नामक ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए। गीता रहस्य में इन्होंने अंग्रेजों के प्रति भारतीयों को संकल्पित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा प्रस्तुत की। कर्मवाद का सिद्धांत उन्होंने बताया कि कर्म करना आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि युद्ध कर, लड़ाई कर। उस तरह की प्रेरणा इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत की, जिसको पढ़कर भारतीय जागृति निश्चित रूप से आई थी और लोगों ने प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सेदारी की थी। तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ थे इनके। डॉक्टर एस.एन. सेन, 1857 नाम का ग्रंथ इन्होंने लिखा। इन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन, उसको 1857 की घटना को प्रथम क्रांति के रूप में निरूपित इन्होंने किया। के.एम. पणिक्कर, द सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना इनके द्वारा की गई। मेजर बी.डी. बसु, द राइज ऑफ क्रिश्चियन पावर इन इंडिया नामक ग्रंथ में मेजर बसु ने ब्रिटिश भारत की सरकार के द्वारा ईसाई मिशनरियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा था और अनुचित लाभ उनको दिया जा रहा था, उसका उन्होंने विवरण दिया और ये बताया किस तरह से इनका क्या लक्ष्य है इन मिशनरियों का, ये उन्होंने स्पष्ट किया। स्वतंत्रता के पश्चात बी.आर. नंदा, विश्वेश्वर प्रसाद, अमलेश त्रिपाठी, विपिन चंद्र आदि ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किया। आइए अब इनका मूल्यांकन कर लेते हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रगति, परिवर्तनकारक राष्ट्रीय लेखन। अंग्रेजों से इन्होंने प्रतिस्पर्धा की, भारतीय प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया, भारत की जो परिस्थितियां थीं वो किस प्रकार बदलें, इस तरह का लेखन इन्होंने किया, जिसको हम राष्ट्रीय लेखन के नाम से जानते हैं।
राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को इन्होंने प्रेरणा दी। इनका प्रयास रहा कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चले और अंग्रेज भारत से बाहर निकाल दिए जाएं। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए जो कुछ लिख सकते थे, राष्ट्रीय गौरव की बात उनको बता रहे थे ताकि भारतीयों में आत्मविश्वास आ सके और वो संघर्ष कर सकें। इस तरह का लेखन किया गया। राष्ट्र गौरव की भावना को इन्होंने प्रोत्साहित किया। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल तक भारतीय परंपराएं, हमारे देश की भौगोलिक स्थितियां, प्राकृतिक स्थितियां, राजाओं और उनका प्रशासन, उनकी विजय आदि गौरवपूर्ण बातों को प्रोत्साहित किया गया, उनका लेखन किया गया। प्राचीन इतिहास को गौरवपूर्ण बताया गया, हमने पूर्व में चर्चा की, उसके गौरव को बताया गया। मध्यकालीन इतिहास में जो सांस्कृतिक समन्वय हुआ था, क्योंकि उस समय मुख्य रूप से जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखक थे या सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करने वाले जो लेखन हुए थे, उनके विरोध में इस तत्व को उभार कर रखने का प्रयास किया गया कि सांस्कृतिक समन्वय अधिक था बजाय सांस्कृतिक विद्वेष के। ये मध्यकाल में इन्होंने प्रतिपादित करने का प्रयास किया था। आधुनिक इतिहास में राष्ट्रीयता के विकास के युग के रूप में प्रदर्शित किया गया। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा गया और वहीं से शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीयता की। इन इतिहास लेखकों ने इस तरह का प्रयास किया कि राष्ट्रीयता में अभिवृद्धि हो सके। अंग्रेज लेखकों को इन्होंने प्रत्युत्तर दिया। जो कुछ भी आलोचना उन्होंने की थी परंपराओं की, देश की, भारतीयों की, मान्यताओं की, धर्मों की, रीति रिवाजों की, उन सब का उत्तर इन्होंने बड़े चतुराईपूर्वक दिया था। सतर्क दिए थे, तर्क के साथ उनका जवाब दिया था। पार्थ चटर्जी ने लिखा है, नई भारतीय विद्वान मंडली ने यूरोपीय इतिहास के लेखन के आधुनिक बुद्धि संगत सिद्धांतों को बड़े उत्साह के साथ अंगीकार किया, लेकिन अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को जिस रूप में लिखा उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। पार्थ चटर्जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इतिहास के विषय में जो सिद्धांत पश्चिम ने दिए, हमारे देश के इतिहासकारों ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने जो भारत के विषय में लिखा उसको स्वीकार नहीं किया। सुमित सरकार ने लिखा है, औपनिवेशिक इतिहास को मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन को कायम रखने और उसकी पुष्टि के लिए विकसित किया गया था, परंतु इसका परिणाम पूर्णतया विपरीत हुआ। वह शीघ्र ही सीमित परंतु शक्तिशाली देशभक्ति के दावों को प्रस्तुत करने का आधार बन गया। सुमित सरकार ने बताने का प्रयास किया कि औपनिवेशिक इतिहास को जो लिखा गया था वो साम्राज्यवादी स्थितियों के विकास के लिए लिखा गया था, संरक्षण के लिए लिखा गया था, लेकिन वो कितना हुआ वो तो स्पष्ट नहीं, किंतु यह जरूर स्पष्ट है, कह रहे हैं कि भारत में उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप राष्ट्रीयता का विकास तीव्रता से हुआ, इस ओर ये इशारा कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की व्याख्या।